तो दोस्तों इस एपिसोड में जितने भी बचे हुए पीक मास्टर हैं वो अपनी पूरी जान लगा देंगे ताकि उस इंसान का पता लगा सके कि किसने कल के दिन एक पीक मास्टर की जान ली थी। हमें पता है कि वो जान लेने वाला इंसान मास्टर ज़ेनरेन ही था। तो जैसा कि अब तक के हमने देखा हुआ था, मास्टर ज़ेनरेन जो होता है वो वहाँ से ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को लाने के लिए माउंटेन के ऊपर चढ़ना शुरू कर चुका था। माउंटेन के ऊपर चढ़ते वो सबसे टॉप पे जा रहा होता है ताकि वहाँ जाने के बाद वो ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को हासिल कर सके। रास्ते में उससे सिस्टर जाओ भी मिली थी जो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही थी। कल्टीवेशन करने के दौरान एक पीक मास्टर वहां पर आ जाता है जिसने जाओ की जान लेने की कोशिश की थी। वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। जाओ को भी नहीं पता था कि आखिर ये मेरी जान लेने के लिए यहाँ पर क्यों आ गया। सिस्टर जाओ को परेशान होता हुआ देखकर मास्टर ज़ेनरेन जो होता है वो पूरी ताकत के साथ उस ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ऐसा स्लैश अटैक कर देता है उस पीक मास्टर के ऊपर कि उसके तो चीथड़े उड़ जाते हैं। एक ही अटैक के अंदर वो पीक मास्टर ढेर हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मास्टर जो था वो ऐसे ही सेक्ट में घूम रहा था। घूमते हुए सेक्ट के तालाब के पास आ गया होता है, लेकिन जो चीज वो तालाब में देखता है ना उसके होश उड़ जाते हैं। वो एकदम पगला चुका था क्योंकि तालाब के अंदर उसी पीक मास्टर की लाश के चीथड़े पड़े हुए थे। चारों तरफ तालाब में खून ही खून होता है और अलग अलग बॉडी पार्ट तालाब में पड़े हुए थे। इसी पीक मास्टर को तो कल के दिन मास्टर ज़ेनरेन ने एक ही बार में मारा था। वो चिल्ला चिल्ला कर सभी को यहाँ पर बुला लेता है कि एक पीक मास्टर की जान जा चुकी, न जाने किसने यहाँ पर उन्हें मार दिया। देखते ही देखते पूरा सेक्ट उठकर वहाँ पर आ चुका था। सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आए होते हैं कि आखिर इस पीक मास्टर को कौन ही मार सकता है। जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे वो ये कह रहे थे कि देखो कोई आउटसाइडर यहाँ पर आकर किसी भी पीक मास्टर या फिर इस सेक्ट के किसी भी मेंबर की जान नहीं ले सकता, क्योंकि जब भी कोई आउटसाइडर एंट्री मारता है ना सेट के अंदर तो हमारे सेट के ऊपर एक फॉर्मेशन लगा है जो आउटसाइडर को बहुत अच्छे से पहचान लेती है। कोई भी आउटसाइडर घुसा होता और पीक मास्टर की जान लेने की कोशिश किया होता तब तो वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता, लेकिन फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इस सेक्ट का ही कोई ऐसा इंसान है जिसने यहाँ पर पीक मास्टर की जान ली है। लेकिन सेक्ट में ऐसा इंसान कौन हो सकता है जो यहाँ पर पीक मास्टर की जान ले ले? पीक मास्टर ने उसका क्या बिगाड़ा होगा? पीक मास्टर की जान लेना कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। देखते ही देखते कई सारे मास्टर और बाकी सारे जो पीक के मास्टर थे वो सब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ चुके थे ताकि देखा जा सके कि कौन यहाँ पर इस पीक मास्टर की जान ले सकता है। काफी देर तक के तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता कि आखिर कौन होगा जिसने पीक मास्टर की जान ली होगी। सेट में जितने भी पीक होते हैं और उसके अंदर जितने भी डिसेबल मास्टर या फिर कोई भी इंसान क्यों ना था सभी से पूछताछ की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन हो सकता है जिसने पीक मास्टर की जान ली होगी। लेकिन सबके सब वहाँ पर क्लीन निकलते हैं, किसी के ऊपर भी किसी का शक जा ही नहीं रहा था। युनशन जिस सेक्ट में होती है वहाँ पर तो सबसे लो लेवल के ही कल्टिवेटर रहते हैं, वहाँ पर तो पूछताछ करने का मतलब ही नहीं था क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पर जिसने पीक मास्टर की जान ली हो। क्योंकि पीक मास्टर की बॉडी को देखकर साफ लग रहा था कि इस तरह से उसे मारा गया है कि एक ही स्लैश के अंदर उसका काम खत्म हो गया। नहीं पीक मास्टर को हिलने डुलने का भी मौका मिला होगा, उसे तो पता भी नहीं होगा किसने उसकी जान ली। इतना फास्ट ये काम हुआ था, इसी वजह से युनशन के सेट के डिसेबल की तो तलाशी तक नहीं ली जाती। मास्टर फैंग का जो असिस्टेंट होता है उसे वहाँ पर शेनलाओ दिखाई देता है जो कि अपना स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ही शांत हो गया होता है, मानो कि उसके मन में कुछ सवाल है जो सवाल वो दिमाग में ही सोचकर उसका जवाब हासिल करना चाहता है। इस चीज को देखकर मास्टर फैंग का असिस्टेंट भी हैरान था कि ये शेनलाओ को क्या हो गया, कल तक तो ये ठीक था लेकिन रातों रात इसका नजरिया कैसे बदल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीक मास्टर की इसने ही जान ली है? लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो अभी बच्चा है, बच्चा यहाँ पर पीक मास्टर को कैसे मार डालेगा। असिस्टेंट शेनलाओ को बता रहा होता है कि देखो शेनलाओ, तुमने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा ध्यान स्वॉर्ड में नहीं है, सही से ध्यान लगाओ वरना ये स्वॉर्ड तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगी। शेनलाओ वापस से अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी उसमें नहीं होता है। तभी वहाँ पर दो और बंदे आ जाते हैं जो कि पूछताछ करने के लिए उसी असिस्टेंट के पास आए हुए थे ताकि पीक मास्टर की मौत के बारे में इससे कुछ पूछताछ कर सके। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट पूछताछ के लिए जवाब दे रहा होता है तभी उसे दिखाई देता है कि शेनलाओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड तो उसी की तरफ बढ़ रही है जिसके ऊपर शेनलाओ का खुद ही ध्यान नहीं गया। अगर उसने कुछ नहीं किया तो शेनलाओ अपनी ही फ्लाइंग स्वॉर्ड से इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए वो असिस्टेंट फट से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे शेनलाओ की फ्लाइंग स्वॉर्ड की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से तो सेकंड भर के फासले से शेनलाओ की स्वॉर्ड हट चुकी थी, वरना वो स्वॉर्ड उसी के आर पार हो जाती और इससे शेनलाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता था। असिस्टेंट जल्दी से शेनलाओ के पास आता है, उससे कहता है कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम, क्या चीज के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा ध्यान तो प्रैक्टिस में है ही नहीं, अगर मैं नहीं आया होता ना तब तुम यहाँ पर क्या हो गया होता, तुम्हें मन नहीं कर रहा तभी प्रैक्टिस मत करो, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए शेनलाओ वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस रोकता है और जल्दी से मास्टर ज़ेनरेन के पास आ चुका था। वो उन्हें शराब ऑफर करते हुए उनसे कुछ पूछने की कोशिश करता है। मास्टर ज़ेनरेन कहता है कि पूछना है तो
पूछ लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या पूछने के लिए आए हो। शेनलाओ मास्टर जनरल से कहता है कि देखिए मास्टर, मैं ना आपके ऊपर शक नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कि लोगों ने बताया कि जो पीक मास्टर मरा है उसे सिर्फ एक ही स्लैश के अंदर खत्म कर दिया गया। उस तरह के हेवन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल ना हमारे सेक्ट में बहुत ही कम मेंबर है जो करते हैं, क्योंकि इसे सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने आपके मुंह से एक बार सुना था कि आप हेवन स्लैश टेक्निक में ना बिल्कुल मास्टर हैं। तो देखिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपने उस पीक मास्टर को तो नहीं मारा होगा, लेकिन तब भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरह कोई और होगा जिसके पास वो हेवन स्लैश टेक्निक होगी? क्योंकि असल में मैं कल रात ना आपसे मिलने के लिए आया था जिस टाइम पे पीक मास्टर की जान गई थी, लेकिन आप इस घर में थे ही नहीं, इसलिए मेरा थोड़ा सा शक गया। लेकिन आप कहेंगे तो मैं आपके ऊपर से शक हटा दूंगा। मास्टर जेनन कहता है कि देखो यहाँ पर मैं ना तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। जिस शक का तुम लेकर यहाँ पर आए हुए हो ना, हाँ वो तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने हेवन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पीक मास्टर की जान ली। ये सुनकर तो शेनलाओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बाप रे, सच में मास्टर जेनन ही उस पीक मास्टर की जान ली है। मास्टर जेनन बताता है कि देखो शेनलाओ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना कि तुम इतना बड़ा मेरा सीक्रेट नहीं छुपा सकते, तो तुम चाहो तो जिसे चाहो बता सकते हो कि हाँ मैं ही वो इंसान हूँ जिसने पीक मास्टर को मारा है। तुम्हारा सबसे खास दोस्त तो तुम्हारा मास्टर फेंगी है ना, तुम उसे ही जाकर बता दो। उसके बाद जो भी होगा मेरे साथ, मैं वो उसे झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम खुद के ऊपर इतने बड़े सीक्रेट का बोझ मत डालो, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन में भी असर पड़ेगा और तुम प्रैक्टिस में भी ध्यान नहीं दे पाओगे। लेकिन शेनलाओ मास्टर से कह रहा होता है कि नहीं मास्टर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपने मेरे पर बहुत एहसान किया है, तो मैं ये आपका सीक्रेट हमेशा अपने पास रख सकता हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप ही वो इंसान थे जिसने पीक मास्टर को मारा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी मतलब क्या ही बहस हो गई थी जिस वजह से आपने पीक मास्टर की जान ले ली? क्या वो अच्छा इंसान नहीं था? क्या वो कुछ गड़बड़ कर रहा था? मास्टर जेनर कहता हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो कि वो अच्छा इंसान नहीं था और बिला वजह किसी की जान लेने वाला था, तो मैंने उसके किए का फल उसे ही दे दिया। ये सुनकर शहला वहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है कि मास्टर जेनन के ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। मास्टर जेनन भी तो अच्छे इंसान होंगे ना, कहीं ये फैसला मुझ पे भारी ना पड़ जाए। लेकिन नहीं, मैं मास्टर जेनन पे कभी भरोसा नहीं तोड़ सकता, वो अच्छे इंसान ही है। अगले दिन यून शेनोस के सेट के जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी को स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कराई जा रही थी, इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करने के दौरान उन्हें सामने से मास्टर जेनन जाते हुए दिखाई देता है, जिसने अपने हाथ में सेब की टोकरियां ली थी और वो टोकरियां लेते हुए पहाड़ की तरफ ही बढ़ रहा था। सारे लोग मास्टर जेनन को देखते हैं और कहते हैं कि अरे मास्टर जेनन क्या पहाड़ पर स्वॉर्ड निकालने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को नहीं पता था कि मास्टर जेनन ने ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकाल लिया है, क्योंकि उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद मास्टर जेनन ने उस स्वॉर्ड को छुपा दिया था। क्योंकि अगर कोई भी स्वॉर्ड देखेगा तो समझ जाएगा कि मास्टर जेनन ने तो बड़ी आसानी के साथ ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकाल लिया, तो वो उसके आइडेंटिटी के ऊपर शक कर सकता है। इसलिए मास्टर जेनन ने किसी को बताया ही नहीं कि मैंने ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकाल लिया है। इसी वजह से सारे लोग देख रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर मास्टर जेनन स्वॉर्ड निकालने जा रहे हैं क्या। देखते ही देखते मास्टर जेनन आराम से चलते चलते माउंटेन की काफी ऊंचाई पे आ चुका था। उस चीज को देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं कि अरे मास्टर जेनन तो बिना थके माउंटेन की कितनी ऊंचाई पे जा चुके हैं, क्या ये एकदम माउंटेन के पीक पे जाने वाले हैं? क्या पीक पे जाना तो बहुत मुश्किल का काम है। मास्टर जेनन जिसे लोग सारे लूजर कहते हैं, तो वो लूजर जैसा इंसान माउंटेन के पीक पर कैसे जा सकता है? मिस्टर जू जो था वो कह रहा था कि मुझे तो नहीं लगता कि मास्टर जेनन माउंटेन के पीक पर जा पाएगा, क्योंकि अच्छे से अच्छा मास्टर भी माउंटेन के पीक पे जाने से कतराता है, क्योंकि वहां जाना बहुत मुश्किलों का काम है। लेकिन ये लोग बातें ही कर रहे थे कि आराम से मास्टर जेनन जो था वो चलते चलते ही माउंटेन के पीक पर आ चुका था। वो यहाँ पर सिस्टर जाओ से ही मिलने के लिए आया होता है, क्योंकि वो वहीं पर कल्टीवेशन कर रही थी। सारे लोग हैरान थे कि मास्टर जेनन ने तो कमाल ही कर दिया, वो तो बिल्कुल यहाँ पर माउंटेन के पीक पर जा चुके हैं, वो भी बिना थके, बिना एक बार भी गैप लिए और कुछ ही मिनट के अंदर। क्या सच में मास्टर जेनन वैसे ही लूजर है ना कि जैसे लोग कहते हैं, या फिर बात कुछ और ही है? दूसरी जो फीमेल मास्टर थी उसका भी मन लग गया होता है कि काश मेरे पास भी मास्टर जेनन आ जाता तो मैं उसे अपने पीक में शामिल कर लेती, क्योंकि मास्टर जेनन कोई मामूली बंदा नहीं है, ये मेरी पीक में होगा तो हमारे पीक का नाम रोशन हो सकता है। लेकिन मास्टर जेनन जिस पीक में अभी मौजूद है वो वाला मास्टर कह रहा होता है कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला मास्टर जेनन को। हाँ, अगर वो खुद की मर्जी से मेरे पीक से जाना चाहता है ना तो मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। ये तो टाइम ही बताएगा कि मास्टर जेनन कहाँ जाना चाहता है। इसलिए आज के दिन ना हम दोनों यहाँ पर बहस करके कोई फायदा नहीं कर रहे। ये फैसला मास्टर जेनन पे ही छोड़ देते हैं कि वो मेरी पीक में रहना चाहता है या किसी और पीक में भी जाना चाहता है। अब मास्टर जेनन जो था वो माउंटेन के पीक पर आने के बाद सिस्टर जाओ के पास आ जाता है। अब वहाँ आने के बाद उसने वो सेब की टोकरी यहाँ पर रख दी थी, क्योंकि सिस्टर जाओ जो है वो बहुत कम यहाँ से नीचे उतरती है और नीचे उतर कर कुछ खाने पीने की चीजें लाती है, वरना वो ऐसे ही भूखे रहकर कल्टीवेशन करती है। यही वजह से कुछ सेब वगैरह लेकर मास्टर जेनन यहाँ पर आया हुआ था। साथ ही साथ वो वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल वाटर की बोतल भी रख देता है, ताकि कल के दिन जो पीक मास्टर उससे फाइट करने के लिए आया था और फाइट के दौरान जितनी भी सिस्टर जाओ को चोट लगी थी वो इनसे रिकवर कर सके। सिस्टर जाओ ये चीज देखकर एकदम हैरान रह जाती है और मास्टर जेनन से कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर
कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे लिए ये सब चीज करो। मास्टर जेनन कहता है कि ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम कौन हो। मैंने तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारे लिए इतना छोटा सा काम कर दिया। तुम्हें नहीं पसंद है तो इन चीजों का इस्तेमाल मत करना। सिस्टर जाओ कहती है कि मैंने सुना कि ना पीक में क्या हो रहा है, सारे के सारे मास्टर लग चुके हैं ताकि उस हत्यारे का पता लगाया जा सके जिसने पीक मास्टर की जान ली। तो क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या कि सारे मास्टर तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि तुम ही वो इंसान हो जिसने पीक मास्टर को मारा था? मास्टर जेनन कहता है देखो मैंने ना आज तक डर क्या होता है इस चीज को कभी महसूस ही नहीं किया। शायद तुम नहीं जानती होगी आज तक मैंने कितने ही लोगों की जान ली है, इसकी तो मैं खुद भी गिनती नहीं जानता। लेकिन हाँ पहले के टाइम पे ये था कि बस मैं ऐसे लोगों को काट कर फेंक देता था, कोई यहाँ पर पूछताछ करने के लिए नहीं आता था। मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी कि किसी को मारने के बाद उसकी बॉडी ठिकाने भी लगानी पड़ती है। मैं तो ऐसे ही कैजुअली गया और उस पीक मास्टर को मारा और उसकी लाश को सीधा तालाब में फेंक दिया। इसी वजह से सारे लोगों को पता चल गया कि हाँ पीक मास्टर मर चुका है, वरना पहले तो मैं ऐसे ही काट के लोगों को फेंक देता था। खैर अब देखते हैं कि अगर ये सारे लोग पूछताछ करते हुए मुझ तक आते हैं तो मैं क्या ही कदम उठाता हूँ। डर तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन हाँ देखा जाएगा कि जब सारे लोग मेरे पर आएंगे और मुझसे पूछताछ करेंगे और अगर मेरी बायचांस आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो मुझे अपने तरीके से रास्ता चलना पड़ेगा। तो मैं उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे जो भी होगा मैं उसे खुद ही हैंडल कर लूंगा। इसके बाद मास्टर जेनन जो होता है वो दोबारा से माउंटेन के नीचे उतर आता है। उसे देखकर तो युनशन और बाकी सारे लोग हैरान थे कि अरे इसने तो स्वॉर्ड निकाला ही नहीं, पीक पर गया था वहां से तो अच्छी स्वॉर्ड निकाल सकता था पर ये तो खाली हाथ आ गया। लेकिन मास्टर जेनन वहां पर किसी के भी कुछ भी सवाल का जवाब नहीं देता और सीधा अपने कमरे में आ जाता है। वहां आने के बाद वो बालकनी में खड़े होने के बाद सोच रहा था कि यहाँ पर सेक्ट में हर एक बंदे से पूछताछ की गई कि किसने वहां पर पीक मास्टर को मारा है, लेकिन अभी तक की कोई भी मेरे पास आया ही नहीं। शायद मुझे लगता है कि यही फायदा हुआ होगा कि लोगों को लगता है मैं लूजर हूँ और हेवन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल तो मैं कहाँ ही कर सकता हूँ। इसी वजह से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने उस मास्टर की जान ली है। चलो खैर ये चीज तो मेरे लिए अच्छी ही कि जितना लोग मुझे लूजर मानते हैं मैं उसी चीज का फायदा उठाते हुए बड़े बड़े काम भी कर सकता हूँ और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। लेकिन हाँ आगे से मुझे जरा सा ध्यान देना पड़ेगा जब भी मैं किसी की जान लूं, क्योंकि मैं किसी ऐसे सेक्ट में मौजूद हूँ जहाँ पर हर चीज की खबर मास्टर वगैरह रखते हैं। तो इस तरह के मैटर में मैं दोबारा फंसने की नहीं कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ मास्टर फैंग का असिस्टेंट जो था वो वहाँ पर शैनलाओ के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है सिस्टर जाओ ने ना अपना ब्रेक थ्रू किया है। वो काफी दिनों तक के माउंटेन की पीक पर कल्टीवेशन कर रही थी, आज उसने अपनी कल्टीवेशन तोड़ी और वो माउंटेन से नीचे आ चुकी है। शैनलाओ कहता है कि अच्छा तो वो नीचे आ गई तो उसमें मेरा क्या जाता है, आप मुझे यहाँ पे ये सब क्यों बता रहे हो? असिस्टेंट बताता है कि अरे मतलब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था कि सिस्टर जाओ ने काफी टाइम तक की प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद जब वो पीक से नीचे उतरी ना तो उसका काम क्या होता है कि उसे अपने मास्टर के पास जाना चाहिए, जिस पीक की वो डिसाइपल है उसके पास जाना चाहिए ताकि वो उन्हें बता सके कि किस तरह से कल्टीवेशन वगैरह उसने की है। लेकिन तुम्हें पता है वो कहाँ गई? वो सीधा सीधा गई है मास्टर जेनन के कमरे में। उसने अपने ना मास्टर को देखा, ना डिसाइपल को देखा, ना अपने पीक को देखा। वो माउंटेन से उतर कर सीधा गई मास्टर जेनन के पास। ये सुनकर तो शैनलाओ भी हैरान रह जाता है कि अरे सिस्टर जाओ को ऐसा कैसा काम आ गया जो सीधा वो मास्टर जेनन से जाकर मिल चुकी है। लेकिन मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, मास्टर जेनन भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है और सिस्टर जाओ भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो दो टैलेंटेड लोग आपस में मिलेंगे तो ऐसा तो होता ही रहता है, इसलिए मुझे इस मैटर पे अभी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी वापस से प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब लगता है कि मैं अपनी प्रैक्टिस में ध्यान दे पाऊंगा। इसके बाद शैनलाओ अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होकर वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद असिस्टेंट जो होता है वो मास्टर फैंग के पास आता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें अभी भी लगता है क्या कि मास्टर जेनन कोई बड़ा सा लूजर होगा? क्योंकि जहाँ तक कि मैंने उसकी हरकत देखी है मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो कोई लूजर है, वो जरूर अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखा हुआ है। तो तुम भी ना आगे से थोड़ा सा मास्टर जेनन के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और कैसे रहता है। अब शाम को मास्टर जेनन अकेले अपना कमरे में बैठकर शराब वगैरह पी रहा था। उसी के बाहर युनशन और उसके सेट के जितने भी लोग थे वो सब के सब पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि सिस्टर जाओ सबसे पहले यहीं पर आई हुई है। सारे लोग कह रहे होते कि यहाँ पर सिस्टर जाओ क्या करने के लिए आई है। सिस्टर जाओ कहीं और नहीं गई, सीधा मास्टर जेनन से मिलने के लिए आ गई। कुछ लोग तो यहाँ पर बातें कर रहे थे, कह रहे तुम लोगों को नहीं पता क्या मास्टर जेनन हमारे सेट का सबसे ज्यादा सुंदर बंदा है, तो लड़कियां तो इसके पीछे जाएगी। इसलिए मुझे क्या लगता है कि ना सिस्टर जाओ जो है वो भी मास्टर जेनन से थोड़ा गुलू गुलू करने के लिए आई होगी। ये सारी बातें सुनकर तो युनशन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि असल में तो वो मास्टर जेनन को ही पसंद करती है और वो नहीं चाह रही थी कि कोई दूसरा यहाँ पर आकर मास्टर जेनन से बातें वगैरह करे। मिस्टर जू जो होता है वो कह रहा था कि मुझे तो यहाँ पर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या करते हैं, लेकिन हाँ बस मैं यहाँ पर मास्टर जेनन को देखने के लिए आया। मुझे लगता है ना कि ये दिन में लूजर बनने का प्रिटेंड करता है और रात को ये अच्छे से मेहनत करता होगा। तभी तो ये बिना झिझक के एक ही सांस के अंदर सीधा माउंटेन की पीक पर पहुंच गया। मैं ना कैसे भी करके इसकी असली आइडेंटिटी बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तो वही मास्टर जेनन जो होता है वो सिस्टर जाओ से कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझसे कुछ पूछने के लिए आए हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है ना तो उसकी फीस लगेगी। और फीस क्या है कि जल्दी से मेरे एक बढ़िया सी शराब बना कर दो, मैं उसे पीते पीते तुम्हारे सवाल का
जवाब दूंगा, लेकिन सिस्टर जाओ कहती है कि नहीं बना कर देने वाली, मैं ऐसे ही तुमसे सवाल पूछने के लिए आई हूँ, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सिस्टर जाओ जो ऐसे ही आगे बढ़ रही थी उसकी नजर चली जाती है सभी के सभी डिसाइपल के ऊपर जो चुप कर इनकी बातें सुन रहे थे। इस चीज को देखकर डिसाइपल कहते अरे भागो भागो, सिस्टर जाओ ने हमें पकड़ लिया, वो हमें देखेगी ना तो बहुत मारेगी। ऐसे सभी डिसाइपल वहां से भाग चुके थे। सिस्टर जाओ जो होती है वो मास्टर जेनर से कहती है कि मैं तुमसे ना बस ये एक चीज जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने किस तरह से एक स्लैश के अंदर उस पीक मास्टर को मार दिया। इस तरह के स्लैश टेक्निक या इस तरह की स्पीड से स्वॉर्ड चलाना ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में मेहनत लगा दी है, लेकिन आज तक के नहीं कर पाई हूँ। तो मेरे ख्याल से जहाँ लोग तुम्हें लूजर कहते हैं ना, मैं तो नहीं मानती कि तुम कोई लूजर होगे। जिस तरह के तुमने स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल किया उसे जब मैं नहीं कर पा रही तो इसका मतलब साफ है तुम मुझसे ज्यादा ही पावरफुल हो। मास्टर जेनन कहता है अरे तुम तो बिला वजह ही मुझ पे शक कर रही हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तुम्हें पता है ना कि जिस पीक में इससे मैं आता हूँ वहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप सिखाई जाती है और वहाँ की ट्रेनिंग भी थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या पता इसी वजह से मेरी स्वॉर्ड टेक्निक अच्छी हो गई होगी और मेरी स्वॉर्ड की स्पीड भी बढ़ गई होगी। तुम्हें इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन सिस्टर जाओ कहती है ये नॉर्मल सी बात नहीं है, तुम्हारी हरकत अगर ऐसे ही चलती रही ना तो जहाँ सबसे पहले मुझे शक हुआ तुम्हारे पर, धीरे धीरे करते हुए हर एक सेट के जितने भी बंदे हैं ना सभी को तुम्हारे पर शक हो जाएगा कि तुम जो चीज बाहर से दिखा देते हो वो चीज अंदर से बिल्कुल भी नहीं हो। और तब का मैटर तुम्हें खुद अकेले से संभालना होगा अगर तुम अभी किसी को नहीं बता दे कि तुम्हारा मकसद क्या है। मास्टर जनरल कहता है अरे देखा जाएगा, जो चीज होती है उसे होने दो ना, मैं खुद ही अपने मैटर अकेला संभालने के लिए काफी हूँ। तभी उन्हें बाहर लड़ाई होने की आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि जिस बंदे को अंडरवर्ल्ड के लोगों ने कैद करके रखा था स्पिरिचुअल वुड छुटाने के आरोप में, वो अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलकर भाग आया होता है। बाहर आने के बाद तो वो सभी के ऊपर हमला कर रहा था। इस वजह से कुछ मास्टर वगैरह वहां पर आते हैं जो उस बंदे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो कैसे भी करके खुद को छुड़ाकर यहाँ से भागना चाहता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पर पूरी तबाही मच जाती है। सभी के सभी डिसाइपल वगैरह वहां से भागकर अपनी जान बचाकर जाते हैं और जितने भी पीक मास्टर थे वो सब यहाँ पर आ चुके थे ताकि उस बंदे को पकड़कर उसकी जान ले सके कि उसने भागने की यहाँ पर कोशिश कैसे की। लेकिन जितने भी पीक मास्टर यहाँ पर आए हुए थे वो बंदा अकेले ही उन सभी पीक मास्टर को संभाल रहा था। मानो कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी पीक मास्टर उसके सामने टिक ही नहीं पाता और हर एक पीक मास्टर को उसने एक एक बार करते हुए उठा कर फेंकना शुरू कर दिया था। जब सभी देखते हैं कि यहाँ पर पीक मास्टर तो कुछ भी नहीं कर पा रहे और ये बंदा सभी पीक मास्टर की एक एक करते हुए जान ले लेगा, तब वहां पर आता है अंडरवर्ल्ड का पीक मास्टर जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा आदमी है। उसने वहां पर आते हुए ही अपने अंडरवर्ल्ड की डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था जो कि पूरी तरह से आइस से बनी होती है और वो इतनी बड़ी थी कि आधा सेक्ट उससे कवर हो रहा था। वो अपनी आइस डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक उस बंदे पे क्या कर देता, उस बंदे की तो हालत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इतना पावरफुल बंदा एक ही अटैक के अंदर यहाँ पर मर गया। एक अटैक लगते हुए सामने जितने भी पहाड़ थे वो पहाड़ के पहाड़ वहां पर पूरी तरह से जम जाते, इतनी पावरफुल थी वो डिवाइन स्वॉर्ड। ज़ेनन इस चीज को देखकर कहता है कि वाह मजा ही आ गया ये चीज देखकर। मानना पड़ेगा अंडरवर्ल्ड के जो पीक मास्टर है ना उसकी डिवाइन स्वॉर्ड तो कमाल की है, लेकिन ये सिर्फ डिवाइन स्वॉर्ड का कमाल नहीं है, साथ ही साथ इस अंडरवर्ल्ड का जो पीक मास्टर है उसने अपना कल्टीवेशन में भी अच्छे खासे लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। मेरे ख्याल से ये टोंगटियान लेवल पे तो होगा ही। सिस्टर जाओ ये चीज देखकर एकदम हैरान की यहाँ पर तो मास्टर ज़ेनन ने अंडरवर्ल्ड के पीक मास्टर को देखते साथ ही उसकी पूरी हिस्ट्री बता दी। ये पीक मास्टर तो सच में टोंगटियान लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है। मेरा शक ना बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट मैंने तीर लगाया कि मास्टर ज़ेनन कोई मामूली चीज नहीं है। जैसा ये बाहर से दिखाई देता है वो अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये किसी को देखकर उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल सकता है बस सेकंड में। इसलिए मैं तो अब यहाँ पर इस मास्टर ज़ेनन की सच्चाई बाहर निकाल कर रहूंगी ही। जो उस दिन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड